अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है द क्लिनिकल बॉक्स ऑफ फेस एंड स्कैल्प एनाटमी। फेस एंड स्कैल्प की एनाटमी का हम क्लिनिकल कोरिलेशन देखेंगे। सबसे पहले फेशियल लैसरेशंस एंड इंसिजन। जो फेस पे कोई चोट लगे या कोई जख्म हो, दे टेंड टू गेप वाइडली। गेप वाइडली का क्या मतलब है? मतलब दे टेंड टू पुल अपार्ट। जो जख्म होता है वो बहुत ज़्यादा एक्सपोज होना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों है? बिकॉज फेस हैज़ नो डिस्टिंक्ट डीप फाशिया। फेस में डिस्टिंक्ट डीप फाशिया क्योंकि लेयर एविडेंट नहीं होती, जिसकी वजह से स्ट्रेचिंग ऑफ वुंड्स बहुत ज़्यादा होती है। डीप फाशिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द स्ट्रक्चर्स टुगेदर। तो जब वही नहीं होता तो वुंड्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करते हैं और उनकी सूचरिंग भी बहुत मुश्किल होती है, बिकॉज सूचर भी हम डीप फाशिया के साथ करते हैं। With age, elasticity of the subcutaneous structure decreases. Subcutaneous structures की elasticity reduce हो जाती है, जिसकी वजह से एज के साथ साथ wrinkles बढ़ना शुरू हो जाते हैं। आगे चलते हैं स्कैल्प वुंड्स पे। स्कैल्प वुंड्स के दो ग्रुप्स को दो क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं, एक सुपरफिशियल और डीप। जो सुपरफिशियल ग्रुप होता है ना, दे डोंट गेप। वो सुपरफिशियल का मतलब है कि बहुत ही स्कैल्प की सुपीरियर लेयर्स पे अगर कोई वुंड है तो वो स्प्रेड अपार्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि एपिक्रेनियल एपोनेरोसिस इंटैक्ट होता है। ये एपोनेरोसिस रिस्पॉन्सिबल होता है सारे स्ट्रक्चर्स को इकट्ठा रखने में। तो जब जब तक एपिक्रेनियल एपोनेरोसिस इंटैक्ट है तब तक वुंड्स गेप नहीं करते। मगर जो डीप स्कैल्प वुंड्स है, दे टेंड टू गेप वाइडली। क्यों? क्योंकि उनमें एपिक्रेनियल एपोनेरोसिस डैमेज हो जाता है। और ऑसिपिटल फ्रंटालिस मसल है, उसकी ऑसिपिटल बैली का पुल एक साइड पे होता है और फ्रंटालिस बैली का पुल ऑपोजिट साइड पे होता है। बस ये देखें, ये हमारे पास ऑसिपिटल फ्रंटालिस ना, यहाँ पे वुंड हो गया है। यहाँ पे वुंड होने की वजह से क्या हुआ? फ्रंटालिस मसल इस साइड पे पुल करेगा और ऑसिपिटलिस मसल इस साइड पे पुल करेगा। ऑपोजिट पुल होने की वजह से जो डीप वुंड है वो बहुत ज़्यादा गेप करेगा। आई होप आई मेड द पॉइंट क्लियर। आगे आते हैं स्कैल्प इन्फेक्शंस पे। ये देखें, स्कैल्प इन्फेक्शंस, डेंजर एरिया ऑफ स्कैल्प वो है लेयर 4 ऑफ स्कैल्प। SCALP मतलब एल वाली लेयर, लूज कनेक्टिव टिश्यू वाली लेयर, उसे कहते हैं डेंजर एरिया ऑफ द स्कैल्प। उसे क्यों कहते हैं? बिकॉज वहाँ पे जो इन्फेक्शन हो जाता है या जो पस होती है या हीमाटोमा होता है, उसकी ईजी स्प्रेडिंग होती है। उसकी ईजी स्प्रेडिंग कैसे होती है? उसका स्ट्रक्चर ऐसे लूज कनेक्टिव टिश्यू का होता है, तो वो एक जो पस होती है वो लोकलाइज नहीं रहती, वो इधर उधर फ्रंट फैल जाती है, जिसकी वजह से इसे डेंजर एरिया ऑफ स्कैल्प कहते हैं। अब हम देखते हैं कि स्कैल्प का इन्फेक्शन कहाँ कहाँ फैल सकता है। स्कैल्प का इन्फेक्शन क्रेनियल कैविटी में जा सकता है। क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एमिशरी वेन्स। एमिशरी वेन्स स्कैल्प को क्रेनियल कैविटी से कनेक्ट करती हैं, उनकी वजह से स्कैल्प का इन्फेक्शन या पस क्रेनियल कैविटी में बड़ी आसानी से जा सकता है। स्कैल्प का इन्फेक्शन लैटरल साइड में नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि एपिक्रेनियल एपोनेरोसिस जो है वो इन कांटेक्ट होता है, वो कंटिन्यूस होता है टेम्पोरल फाशिया। टेम्पोरल फाशिया लैटरल साइड पे होता है ना, तो वो एपिक्रेनियल एपोनेरोसिस टेम्पोरल फाशिया के साथ कंटिन्यूस होता है, तो स्कैल्प का इन्फेक्शन लैटरल साइड पे जा ही नहीं सकता। स्कैल्प का इन्फेक्शन पीछे नेक में जा सकता है? जी नहीं, वो भी नहीं जा सकता, क्योंकि ऑसिपिटल बेली ऑफ ऑसिपिटल फ्रंटालिस अटैचेस टू द ऑसिपिटल एंड मैस्टॉइड बोन। जो ऑसिपिटल फ्रंटालिस की ऑसिपिटल बेली है ना, वो ऑसिपिट बोन पे और मैस्टॉइड बोन पे साइड पे अटैच हुई होती है, जिसकी वजह से वो जो इन्फेक्शन होता है स्कैल्प का, वो पीछे नेक में भी नहीं जा सकता। आगे देखते हैं स्कैल्प का इन्फेक्शन कहाँ जा सकता है? फेस में जा सकता है, और फेस में टू बी वेरी स्पेसिफिक कहाँ पे? आइज और नोज पे। क्यों? क्योंकि जो फ्रंटालिस बेली है ऑसिपिटल फ्रंटालिस की, वो स्किन पे अटैच हुई होती है, वो बोन पे अटैच नहीं होती। क्योंकि वो बोन पे अटैच नहीं होती तो जो पस आगे की तरफ आती है उसे रोका नहीं जा सकता, वो सीधा नीचे आ जाती है फेस में। और फेस में कहाँ पे? आइज में और नोज पे, बिकॉज सबसे पहले नीचे आके यही स्ट्रक्चर्स एनकाउंटर किए जाते हैं। यहाँ पे फ्लूइड की अकोमुलेशन हो जाती है, और अगर ब्लड हो तो इसे या हीमाटोमा हो तो इसे कहते हैं ब्लैक आई या पेरी ऑर्बिटल एक्काइमोसिस। पेरी ऑर्बिटल एक्काइमोसिस ब्लैक आई होता है। यहाँ पे एक्स्ट्रावाजेशन ऑफ ब्लड इन द सबक्यूटेनियस टिश्यू, सबक्यूटेनियस टिश्यू में ब्लड अकोमुलेट हो जाता है, और ये कंडीशन हो जाती है जो कि बुक में उन्होंने शो की हुई है। ये वाली कंडीशन जहाँ पे ये आंखों के इर्द गिर्द ब्लैक हीमाटोमा अकोमुलेट हो गया, जो कि असल में स्कैल्प से आया है। ये हीमाटोमा स्कैल्प से ये ब्लड एक्स्ट्रावाजेट होकर आईज के ऊपर आके अकोमुलेट हो गया, क्योंकि यहाँ पे स्पेस थी और रास्ता भी फ्री था। अब आते हैं सेबेशियस सिस्ट पे। when the duct of the sebaceous glands become obstructed, तो सिस्ट बन जाती है, जैसे कहते हैं सेबेशियस सिस्ट। इसमें क्या होता है? रिटेंशन ऑफ द सेबेशियस सिक्रीशन। डक्ट ऑक्लूड हो गई है तो सिस्ट तो नहीं ना, अपनी सिक्रीशन तो नहीं ना कर पाएंगी, तो रिटेंशन ऑफ द सिक्रीशन। एंड ये जो सेबेशियस सिस्ट होती है, दे मूव विद द स्कैल्प, क्योंकि ये स्किन में अडेयर हुई होती हैं। जैसे जैसे हमारी स्कैल्प मूव करती हैं हाथ से या फिर वैसे भी किसी ऑसिपिटल फ्रंटालिस के एक्शन थे, तो ये सिस्ट भी साथ साथ मूव करती हैं।
आगे आते हैं किफेलो हीमाटोमा। किफेलो का मतलब है सर और हीमाटोमा का मतलब है ब्लड क्लॉट। रप्चर ऑफ द माइन्यूट पेरीऑस्टियल वेसल्स ड्यूरिंग अ डिफिकल्ट बर्थ, मतलब डिफिकल्ट डिलीवरी के दौरान जो बच्चे का कैलवेरिया होता है उसकी जो पेरीऑस्टियल वेसल्स होती हैं ना, छोटी छोटी होती हैं, वो उनका अगर रप्चर हो गया तो इस कंडीशन को कहते हैं किफेलोहेमाटोमा। देयर इज स्वेलिंग ऑफ कैलवेरिया, जिस कंडीशन को कहते हैं किफेलोहेमाटोमा, एंड इट दिस कंडीशन यूजुअली अकर्स ओवर द वन साइड ऑफ द पैरेटल बोन, मतलब किसी एक साइड के पैरेटल बोन में अमूमन ये कंडीशन हो जाती है, तो हम इसे कहते हैं, इस स्वेलिंग को हम नाम देते हैं किफेलोहेमाटोमा। नंबर 4 वी हैव द फ्लेयरिंग ऑफ द नॉस्ट्रल। नॉस्ट्रल्स की फ्लेयरिंग क्या होती है, मतलब जब अगर हमने ज़्यादा सांस लेना है या खुल के सांस लेना है तो हमने जो नेज़ालिस मसल होता है उसे कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं, जिससे हमारे नॉस्ट्रल की जो ओपनिंग है ना वो खुल जाती है, इसे कहते हैं नॉस्ट्रल की फ्लेयरिंग। जो ट्रू नेज़ल ब्रीथर्स होते हैं वो इस नेज़ालिस मसल को यूज़ कर पाते हैं प्रॉपरली, बिकॉज वो नाक से सांस लेने के आदी होते हैं, तो वो अपने नॉस्ट्रल्स को फ्लेयर कर पाते हैं। मगर जो क्रोनिक माउथ ब्रीथर्स होते हैं वो तो जैसे नाक का इस्तेमाल भूल ही चुके हैं, भूल जाते हैं, तो नाक का इस्तेमाल नहीं करते ब्रीथिंग के लिए, तो वो नेज़ालिस मसल के फ्लेयरिंग एक्शन को भी नहीं इस्तेमाल कर पाते, उनसे नाक नॉस्ट्रल अपने फ्लेयर ही नहीं होते हैं। तो ये एक टेस्ट होता है नेज़ल ब्रीथर्स और माउथ ब्रीथर्स के दौरान कि जो फ्लेयरिंग कर पा रहा है वो ट्रू नेज़ल ब्रीथर है और जो नहीं कर पा रहा है वो क्रोनिक माउथ ब्रीथर है। नंबर 5 द पैरालिसिस ऑफ द फेशियल मसल, जो कि है बेल्स पाल्सी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Injury to the cranial nerve or its cranial nerve 7 or its branches is called Bell's palsy. इसमें क्या होता है, इसकी 3 मेजर फीचर्स हैं, 3 मेजर क्लिनिकल सिम्टम्स हैं। फेशियल ड्रूपिंग, कोई एक साइड का फेशियल मसल सारे ड्रूप कर जाते हैं। देयर इज कॉर्नियल स्कारिंग, क्योंकि आंख बंद नहीं होती तो आंख टीयर फिल्म फैलती नहीं है तो कॉर्नियल की स्कारिंग शुरू हो जाती है। एंड थर्डली इम्पेयर्ड स्पीच। ये तीनों सिम्टम्स जब कंबाइन होते हैं तो हमें बेल्स पाल्सी की तरफ शक पड़ना चाहिए। अब इसके सिम्टम्स की थोड़ी डिटेल में आते हैं। द अफेक्टेड एरिया सैग्स, क्योंकि कोई एक साइड का जो फेशियल नर्व होती है वो प्रॉपर इनर्वेशन नहीं दे पा रही, तो जिसकी वजह से मसल्स पैरालाइज हो जाते हैं, तो अफेक्टेड एरिया सैग करेगा। और आईलिड्स आर अनएबल टू क्लोज, क्योंकि ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूला के मसल्स को इनर्वेशन नहीं मिल रही, उनको ऊपर सुपीरियर वाले पार्ट को टेम्पोरल ब्रांच और फेशियल नर्व इनर्वेट करती है और निचले पार्ट को जाइगोमैटिक ब्रांच। तो जब फेशियल नर्व का ही पैरालिसिस हो गया तो आईलिड प्रॉपर्ली क्लोज ही नहीं हो पाता। लैक्रिमल फ्लूइड डू नॉट स्प्रेड, क्योंकि फेशियल नर्व की जो ब्रांच फेशियल नर्व से सेक्रेटोमोटर फाइबर जाने होते हैं हमारे पास लैक्रिमल ग्लैंड को, तो लैक्रिमल ग्लैंड जब अपनी उसको सेक्रीशन ही नहीं मिलती तो वो अपना फ्लूइड प्रोड्यूस तो कर पाता है मगर वो स्प्रेड नहीं होता, क्योंकि स्प्रेड करने के लिए हमारे पास आंखों को बंद होना चाहिए, आंखों को बंद ब्लिंक करना चाहिए, और ब्लिंकिंग एक्शन तो उसका हैम्पर हो गया है। द कॉर्निया इज़ वल्नरेबल टू अल्सरेशन। द सिमिलर रीजन कॉर्निया को जब फूड वगैरह नहीं मिलता, कॉर्निया को प्रॉपर्ली उसके ख्याल नहीं रखा जाता, तो कॉर्निया इज़ वल्नरेबल टू अल्सरेशन, क्योंकि आंख हमारी ब्लिंक नहीं होती। फूड अकोमोलेशन इन द ओरल वेस्टिब्यूल, जब हमारे फेशियल मसल्स ही पैरालाइज हो गए हैं कोई एक साइड के, तो वो प्रॉपर्ली कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पाते, जब वो कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पाते तो फूड जब उस पैरालाइज पार्ट ऑफ ओरल वेस्टिब्यूल में आता है तो वहाँ पे अकोमोलेट होना शुरू हो जाता है। इनएबिलिटी टू विसल और ब्लो अ विंड इंस्ट्रूमेंट, विसल करने के लिए हमें फेस को ब्लो करना पड़ता है, तो जब हमारा फेशियल मसल्स ही पैरालाइज हो गए तो हम फेस को ब्लो भी नहीं कर पाते। डिफिकल्टी इन प्रोनाउंसिएशन, टू बी वेरी स्पेसिफिक, जो लेबियल साउंड होते हैं जो जिनके लिए हमें लिप्स को इस्तेमाल करना पड़ता है, वो उन वर्ड्स को प्रोनाउंस करने के लिए हम डिफ़िकल्टी फेस होते हैं, और वो वर्ड्स कौन से हैं, लाइक बी, एम, पी और डब्ल्यू साउंड, जिनके लिए हमें वर्ड लिप्स को इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि हमारे फेशियल मसल्स पैरालाइज हो चुके होते हैं तो लिप्स का इस्तेमाल भी नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ये वाले वर्ड जो कि मैंने अभी बताया वो उनकी प्रोनाउंसिएशन बहुत डिफ़िकल्ट होती है। नेक्स्ट देखते हैं इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व ब्लॉक। इसमें क्या होता है, द सिरिंज इज इंसर्टेड बिटवीन द ओरल म्यूकोजा एंड द अपर जिंजिवा, और फिर यहाँ से गाइड किया जाता है इसको इंफ्रा ऑर्बिटल फोरेमन पे, वहाँ पे इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व और वेजल्स होती हैं। ध्यान रखना है कि हम इंफ्रा ऑर्बिटल वेजल्स को ना ख़राब करते हैं, हमें सिर्फ इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व को ही ब्लॉक करना है। ये इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व ब्लॉक हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, दिस इज़ डन इन द मैक्सिलरी डेंटल ट्रीटमेंट, या फिर अपर पार्ट ऑफ अपर लिप या टीथ का कोई मैक्सिलरी टीथ का कोई काम है, डेंटल ट्रीटमेंट है, उस केस में हमें उन्हें एनेस्थीसाइज करना पड़ता है, जिसमें हम इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं।
नेक्स्ट हम देखते हैं मेंटल नर्व ब्लॉक। इसमें क्या होता है, द सिरिंज इज इंसर्टेड इन लोअर लिप टू द मेंटल फोरामेन। लोअर लिप में सिरिंज इंसर्ट करके उसको मेंटल फोरामेन पे गाइड किया जाता है। क्यों इससे एनेस्थाइज होता है हमारे पास लोअर लिप और चिन, मतलब अगर हमने मैंडिबुलर टीथ, मैंडिबुलर जो इंसाइजर कैनाइन अगर इन पे कोई काम करना है या चिन पे कोई सर्जरी वगैरह परफॉर्म करनी है तो उस एरिया को एनेस्थीसियाइज करना पड़ता है, जिसके लिए हम मेंटल नर्व को ब्लॉक कर देते हैं। नंबर 8 वी हैव द बकल नर्व ब्लॉक। इसमें जब हमने टीथ की को एनेस्थाइज करना होता है तो हम बकल नर्व को ब्लॉक कर देते हैं। इसमें क्या होता है, द एनेस्थेटिक एजेंट इज इंसर्टेड इनटू द रेट्रोमोलर फोसा। रेट्रोमोलर फोसा क्या है, थर्ड मोलर टीथ के पीछे एक फोसा होता है जिसे कहते हैं रेट्रोमोलर फोसा। वहाँ पे हम इंजेक्शन लगा के बकल नर्व को ब्लॉक कर लेते हैं और इस तरह बकल नर्व, इस तरह हमारी चीक जो है, चीक का रीजन वो एनेस्थेसाइज हो जाता है। Lastly, number 9, we have the trigeminal neuralgia or tic Tourette. This is very, very important. इसमें क्या होता है, this is a condition of the demyelination of axons of the sensory root. ट्राइजेमिनल नर्व की जो ब्रांचेस होती हैं उनके सेंसरी रूट के एक्सॉन्स की डीमाइलिनेशन हो जाती है। इसमें मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व हमारे पास मैक्सिलरी डिवीजन होती है V2, फिर हमारे पास V3 मैंडिबुलर डिवीजन एंड लास्टली वी हैव V1। इसमें क्या होता है, पैरोक्सिस्म्स ऑफ पेन, मतलब झटके आते हैं पेन के। पैरोक्सिस्म में 15 मिनट्स तक भी लास्ट कर सकता है। एक स्टेट होती है, एक कंडीशन होती है जब बहुत ज़्यादा पेन हो रही होती है। और ये पेन इनिशिएट किस तरह होती है, द पेन इज इनिशिएटेड बाय कॉन्टैक्टिंग द ट्रिगर जोन ऑफ द फेस, मतलब जो डिवीजन अफेक्टेड है। सपोज अगर मैक्सिलरी डिवीजन ही अफेक्टेड है तो आला ऑफ नोज और साइड ऑफ चीक पे अगर कोई सेंसरी स्टिमुलाई मिलेगा, कोई हाथ भी लगाए, कोई टच भी करे तो इससे वो पेन इनिशिएशन हो जाएगी और बहुत सख्त पेन होगी कि पेशेंट से अपने आप को टच भी नहीं किया जाएगा। मसलन अगर शेविंग के दौरान या मुंह धोने के दौरान जब पानी से कांटेक्ट करता है तो वो पानी का कांटेक्ट भी इतना शदीद स्टिमुलस प्रोवाइड करता है कि पेशेंट को पेन होती है और उसे टच भी नहीं किया जाता। ये थे टिक टोरेलेक्स के थोड़े फीचर्स। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसके ट्रीटमेंट को एक ऑर्डर में आपने याद करना है। अच्छा, पहले एक कॉज हम भूल गए, ये क्यों होते हैं। इट इज़ कॉज बाय इन्फेक्शन। अगर ट्राइजेमिनल नर्व की जो रूट्स हैं उनमें कोई इन्फेक्शन हो गया, या प्रेशर बाय एन एबेरेंट आर्टरी, कोई एबेरेंट आर्टरी, कोई मतलब कि मैल पोजीशन या फिर कोई एबनॉर्मल आर्टरी आके ट्राइजेमिनल नर्व की सेंसरी ब्रांचेस पे प्रेशर अप्लाई कर रही है, जिसकी वजह से उनकी सेंसरी इनोवेशन प्रॉपरली कन्वे नहीं हो रही। तो एबेरेंट आर्टरी के रिमूवल से, इफ दैट्स द केस, उससे भी हमारे पास प्रेशर रिलीव कर दिया जाता है और टिक टोरेलेक्स के सिम्टम्स को रिलीव किया जा सकता है। अब ट्रीटमेंट में आए तो सबसे पहले तो मेडिसिनल ट्रीटमेंट, नहीं कि इन्फेक्शन हो रहा है, पेन हो रहा है तो पहले हम मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं एंटीबायोटिक्स वगैरह से। दूसरा तरीका है सेक्शनिंग या फिर एनेस्थीसाइजिंग द इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व। इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व जो है ना, अमूमन वही इन्वॉल्व होती है, उसकी डिवीजन ही इन्वॉल्व होती है, तो उसको सेक्शन कर दें। पहले तो उसको एनेस्थीसिया दें, वहाँ पे इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व ब्लॉक करें। एनेस्थीसिया से आराम नहीं आया तो उसे सेक्शन कर दें, उसे काट दें। मगर नर्व क्या होता है, वो रीग्रो कर जाती है, तो रीग्रो करने के बाद अगर फिर भी इलाज ना आराम ना आए तो हम कहते हैं सेक्शनिंग क्रेनियल नर्व 5। पूरी क्रेनियल नर्व 5 की सेंसरी डिवीजन उसी को सेक्शन कर दें, जिसे कहते हैं राइजोटमी। और अगर पूरे क्रेनियल नर्व 5 के हम ट्रैक को ही, स्पाइनल ट्रैक को ही सेक्शन कर दें तो उस कंडीशन को कहते हैं ट्रैकोटमी, ट्रैक्टोमी। ये था हमारे पास ट्राइजेमिनल नेराल्जिया और टिक टोरेलेक्स का इलाज। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट में दोबारा उन्होंने इंजरी टू द फेशियल नर्व को थोड़ी डिटेल में जिक्र किया हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। अगर इंजरी होगी लीजन नियर द ओरिजिन ऑफ क्रेनियल नर्व, अगर क्रेनियल नर्व के ओरिजिन के पास ही इंजरी होगी तो मोटर फंक्शन भी हैम्पर होंगे, गस्टेटरी भी होंगे एंड ऑटोनॉमिक भी, हर फंक्शन ही हैम्पर हो जाएगा। अगर लीजन होगी डिस्टल टू द जेनिकुलेट गैंग्लियन बट प्रॉक्सिमल टू द ओरिजिन ऑफ द कोडा टेम्पनी नर्व, मतलब जेनिकुलेट गैंग्लियन से फाइबर्स आ चुके हैं मगर कोडा टेम्पनी नर्व सेक्शन हो गई है, तो मोटर फाइबर्स भी गए, गस्टेटरी भी गए, ऑटोनॉमिक भी गए, मगर लैक्रिमल फाइबर्स इंटैक्ट रहेंगे क्योंकि जेनिकुलेट गैंग्लियन के फाइबर्स इंटैक्ट है, इससे लैक्रिमल सिक्रीशंस हैम्पर नहीं होंगी। ये एमसीक्यू बन सकता है। लास्टली वी हैव लीजन नियर द स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामेन। हमने पढ़ा था, हमने अभी पीछे एनाटमी में देखा था कि फेशियल नर्व स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामेन से एग्जिट करती है, और अगर वहाँ पे इंजरी होगी तो बाकी सारे फंक्शंस इंटैक्ट होंगे जो कि ऑटोनॉमिक हैं और सेंसरी है, मगर जो उसका मोटर कंपोनेंट है ना वो हैम्पर हो जाएगा, क्योंकि वो टू जू बाय मोटर कार वाले थे ना जो ब्रांचेस, वो सारी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगी, तो मोटर फंक्शन लॉस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर कुछ कॉजेज ऑफ फेशियल नर्व पाल्सी दी हुई हैं उन्होंने।
क्या है? सबसे पहले इन्फ्लेमेशन एट द स्टाइलोमास्टोइड फोरामेन। स्टाइलोमास्टोइड फोरामेन में कोई जो अगर इन्फ्लेमेशन हो गया, कोई स्वेलिंग हो गई, दैट कैन बी अ कॉज। वायरल इन्फेक्शन हो गया, दैट कैन बी अ कॉज। फ्रैक्चर ऑफ द टेम्पोरल बोन, जिससे ये नर्व इंजर होगी, दैट कैन बी अ कॉज। एंड फोर्थली एक्सपोजर टू कोल्ड, अगर बहुत ज़्यादा कोल्ड, जिस तरह हम सख्त सर्दी में या फिर वैसे भी अगर हम शीशे से सर बाहर निकाल के देखें या फिर विंड स्क्रीन सनस्क्रीन खोली हो, तो बहुत ज़्यादा कोल्ड से इंटरेक्शन होता है, जिसकी वजह से भी बेल्स पाल्सी हो जाती है। और पेरोटिडेक्टमी, हमने पढ़ा था कि पेरोटिड ग्लैंड के सब्सटेंस में पेरोटिड प्लेक्सस होता है, जिसमें फेशियल नर्व की ब्रांचेस होती हैं। अगर पेरोटिडेक्टमी के दौरान ध्यान नहीं रखा गया और फेशियल नर्व की ब्रांचेस सेक्शन हो गई, तो इस कंडीशन में भी हमारे पास बेल्स पाल्सी हो सकती है। कंप्रेशन ऑफ द फेशियल आर्टरी, अगर लिप से कोई ब्लीडिंग हो रही है, कोई चोट लगी, तो उनको उस चोट को, उस खून ब्लीडिंग को रोकने के लिए हम फेशियल आर्टरी को कंप्रेस कर सकते हैं। कैसे? अगेंस्ट द मैंडिबल, हमने पढ़ा था इसका टॉर्चुअस कोर्स होता है। अगर हम टीथ को क्लेंच करें तो हमें मैसेटर के एंगल पे हमें फेशियल आर्टरी की पल्सेशन फील होती है, वहाँ पे इसको दबा के इस लिप की जो ब्लीडिंग है उसको रोका जा सकता है। पल्सेस ऑफ द आर्टरीज, कौन सी आर्टरी के पल्सेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? एनेस्थीसियोलॉजिस्ट टेम्पोरल पल्स को, सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी के पल्स को इस्तेमाल करते हैं। कहाँ? किस पॉइंट पे, जहाँ पे सुपीरियर टेम्पोरल आर्टरी क्रॉस करती ज़ाइगोमैटिक आर्च पे, वहाँ पे उसको बोन के अगेंस्ट प्रेस करके इसकी पल्स नोट कर लेते हैं। एंड अगर हम अपने टीथ क्लेंच करें तो हम पैल्पेट कर सकते हैं फेशियल आर्टरी को। कहाँ पे? जहाँ पे वो मैंडिबल को क्रॉस करती है, बिल्कुल मैसेटर के एंटीरियरली। ये चिन से थोड़ा सा साइड पे जाएंगे तो हमें फेशियल आर्टरी की पल्सेशन फील हो सकती है जब हम अपने टीथ को क्लेंच करते हैं। बाकी उन्होंने बुक में स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा का जिक्र किया है, वो यही है कि अगर लिप में, लोअर लिप में कार्सिनोमा हो गया तो वो सबमेंटल ग्रुप लिम्फ नोड्स और सबमेंडिबुलर लिम्फ नोड्स के ज़रिए आगे फैल सकता है। इस तरह वो उनका स्प्रेड हो सकता है। स्कैल्प लैसरेशंस का भी जिक्र है, जिनको हम पहले पढ़ चुके हैं। एंड लास्टली हमारे पास था स्टीनोसिस ऑफ द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। अगर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ग्रेजुअल स्टीनोसिस हो गई तो उनकी ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, उन विसरा को, स्ट्रक्चर को, जिनको कॉम्प्रोमाइज़ करती है, तो रिलेटेड सिम्टम्स अपीयर होंगे। This was all about the clinical box of the anatomy of face and scalp. I hope you find the video useful, and if you do give it a thumbs up and चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा. It really helps us grow. Thank you so much.